नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो शुरू करिए। आप हमारे साथ पढ़िए, अपने आप पढ़िए, लेकिन प्रश्न करिए कि आप आखिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कई बार गेम चेंजिंग होता है। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर यूपी पीएससी का एग्जाम हो, वहां पर यूपी स्पेशल के सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। जो भी सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, डीप सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि एक ऐसा कोर्स जहां पर शुरू से लास्ट तक करंट अफेयर तक आपको अपडेट दिया जाए, जो भी चैलेंजिंग प्रश्न हैं उन पर भी अच्छे से फोकस किया जाए, तो कैसा रहेगा। एक ऐसा ही कोर्स द सक्सेस प्रेप ऐप पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये ऐप आप डाउनलोड करिए। ये कोर्स आ रहा है और इस कोर्स में आपको यूपी स्पेशल की कक्षाएं मिलेंगी, बिल्कुल सारगर टू द पॉइंट कक्षाएं। जो क्लास में मैं कराऊंगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगा और पुराने वर्षों के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम की आपकी तैयारी हो पाएगी और उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। द सक्सेस प्रेप ऐप पर यह अवेलेबल होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल है आज का कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है गौतम बुद्ध नगर में, चित्रकूट में, झांसी में या फिर लखनऊ में। ये आयोजन कहाँ पर होता है? आयुर्वेद महोत्सव ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन जो किया जाता है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए और एक पर्यटन के तौर पर ये चीजें हो जाती हैं। आप देखेंगे लोग इसीलिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वैसे भी है। तो ये झांसी है, वीरांगना लक्ष्मीबाई और अपनी जो वहाँ की ऐतिहासिक दुर्ग की यात्रा जिनको करना है वो यहाँ पर जा सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट आपको मिल जाएगा कि जैसे गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी और प्रयागराज में होता है। गंगा महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए, गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये आपका एक तो वाराणसी में होता है और वाराणसी के साथ साथ दूसरा ये प्रयागराज में होता है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कई बार कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव, लखनऊ महोत्सव तो लखनऊ सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन कजरी महोत्सव, तो कजरी महोत्सव का जो आयोजन होता है ये आपका मिर्जापुर में होता है। कहाँ पर होता है? ये मिर्जापुर में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे तैयारी आप हमारे साथ पूरी डिटेल में कर सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट क्लासेस हैं द सक्सेस प्रेप ऐप पर। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया, सावनी, ठुमरी, कालबेलिया। देखिए, जो रसिया है मैंने आपको कई बार बताया है ये ब्रज क्षेत्र का है ना। जो ठुमरी है ये आपका यूपी में आपको अर्धशास्त्रीय गायन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ, बनारस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सावनी, सावनी जो है ये सावन महीने में उत्तर भारत में और यूपी में भी ये गाया जाता है। ये कालबेलिया जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है। इसका तो संबंध यूपी और नॉर्थ इंडिया दोनों, ठीक है। और ये आपका राजस्थान से रिलेटेड हो जाएगा। किससे? राजस्थान से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। ये इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार आपने सुमेलित करने में इसको किया है, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का और रोहेलखंड का। ठीक है। बुंदेलखंड के कई लोक नृत्य हैं, जैसे एक है राई, है ना, और एक है दिवाली नृत्य। दिवाली नृत्य ये दोनों, ये भी वही बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड में अभी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बेसिकली अब कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्री को भी वहां पर पहुंचाया जाए। यहाँ पर जो धुरिया नृत्य की बात हो रही है, धुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड का ही है। और ये जो धुरिया नृत्य है इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। ये कुम्हार, जिनको प्रजापति भी कहते हैं, कुम्हार समुदाय के द्वारा किया जाता है और इसको पुरुष लोग करते हैं, पुरुष कलाकार। और ये स्त्रियों का वेश धारण करते हैं, स्त्रियों का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। ठीक है। कृषि प्रधान संस्कृति है तो अपने एंजॉयमेंट के लिए लोग इस पे डिपेंडेंट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मोबाइल वगैरह आएगा, धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होने लगेंगी, आपको पता है।
अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है सेकंड से। सवाल पहले भी कर चुके हैं, इसको फिर से करने का कोई मतलब नहीं, बस एक फैक्ट एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पचकुइया मेला जो है ये झांसी, कहाँ, झांसी। बाकी शाकुंभरी सहारनपुर आपको पता है, सहारनपुर। आपको नौचंदी मेरठ पहले से पता है, मेरठ। और ददरी मेला आपको पता है, ये बलिया में, पहले ये सवाल करा चुके हैं, कोई इसको फिर से रिवाइज करने का बस हो गया, बाकी कोई चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। अगला जो प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है जो किस क्षेत्र का है, किस क्षेत्र का? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आल्हा के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूं तो ये वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है। महोबा के दो भाई थे, एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल, आल्हा और उदल। तो आल्हा उदल इनको बड़ा पराक्रमी माना जाता है, और जगनिक नामक कवि ने परमाल रासों के अंतर्गत ये एक आल्हा खंड की रचना की है। तो जगनिक थे, जगनिक, जगनिक और परमाल रासो, परमाल रासो, तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है परमाल रासो। और ये जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे गाया जाता है, लेकिन बेसिकली ये बुंदेलखंड का है। आपको तो मिल तो पूरी जगह पे जाएगा, लेकिन है कहाँ के, ओरिजिन कहाँ पर है, विशेष कहाँ पर, तो ये बुंदेलखंड का। अगला जो सवाल है, सूची फर्स्ट सेकेंड को वही सवाल है ना, रसिया ब्रज का है, कजरी कहाँ का है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिर्जापुर क्षेत्र का है। बिरहा कहाँ पर है, तो ये भोजपुरी भाषा में पूर्वांचल क्षेत्र में ये बिरहा गाया जाता है, रसिया ब्रज क्षेत्र का है ही है। मल्हौर, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो ये आपका हो जाएगा मल्हौर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट जो यूपी है वहां पर ये है ना। ये जो मल्हौर है ये कौरवी क्षेत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, कौरवी, वहां पर इसको गाया जाता है। ठीक है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो, जो एक्स्ट्रा है वो मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि हमारे 20 की जगह ज्यादा क्वेश्चन हम देख पाए। उत्तर प्रदेश की ब्रज मंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? तो यहाँ पर देखिए, जोगनी, छोलिया, नटवरी और चरकुला। छोलिया जो है ये आपको लगे भले कि अरे भगवान कृष्ण से संबंधित होगा, ये राजपूतों का एक युद्ध नृत्य है, ये युद्ध नृत्य है। और युद्ध नृत्य किसका है? राजपूतों का, राजपूतों का। और ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। जो नटवरी है ये पूर्वांचल का है, और पूर्वांचल में जो नटवरी किया जाता है वो अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं जोगनी। जोगनी नृत्य ये रामनवमी के अवसर पर अवध क्षेत्र में किया जाता है, अवध, रामनवमी, है ना। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी पुरुषों के द्वारा, मेल के द्वारा किया जाता है। चरकुला जो है ये यहां से संबंधित है। यहां पर सिर पर तेल का दीपक, एक ऐसे ढांचा होता है गोल गोल, उस पे तेल का दीपक रख के और ऐसे ये नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है क्या? नृत्य की संस्कृति से क्या संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ख्याल और बाज, दूसरा है बनारसी बाज, रामपुर दरबार और आगरा घराना। देखिए, लखनऊ घराना में ख्याल गायकी और लखनऊ का जो, लखनऊ कैसा शहर है? नजाकत और नफासत का शहर, ठीक है। तो ख्याल गायकी और ये जो बाज है ये दोनों यहाँ की ये विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यही यहाँ से पूछा जा रहा है नृत्य, तो ये ख्याल गायकी और बाज, इन दोनों के लिए ये जाना जाता है। बनारसी बाज, रामपुर ये नहीं, आगरा घराना नहीं। तो ये नृत्य की संस्कृति से, तो ये ख्याल गायकी और बाज, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये नज़ाकत, ख्याल और नज़ाकत के लिए लखनऊ जाना जाता है, ठीक है। ये सवाल ऐसे ही पूछा गया था। अब इसका क्या बहुत जो है वो आप बस ख्याल याद रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला जो सवाल है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य का नाम क्या है? राहुला। सवाल ये भी पूछा जाता है कि राहुला क्या है ना। तो ये लोक नृत्य है,
तो ये पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र किससे संबंधित है? तो जो राहुला है, राहुला ये जो है लोक कथाओं, कहावतों, शिक्षाओं को एक हंसने हंसाने के लिए इसमें प्रयुक्त किया जाता है, जैसे जोक होता है, ठीक उस तरीके से राहुला का प्रयोग किया जाता है। शुभ अवसरों पर, उत्सवों पर इसको किया जाता है और कई बार इसमें वीर गाथाएं और जो लोक परंपराएं हैं, अनूठी लोक परंपराएं हैं, उन चीज़ों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है, मनोरंजन भी और नैतिक संदेश भी। और ये क्षेत्र है बुंदेलखंड। कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? देखो यहां पर पूछ रहा है नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। रवाला, बढ़ैया, डांडिया और राई। डांडिया जो है ये बेसिकली यूपी का, आप चले जाइए गुजरात, वहां पर आपको मिलेगा। तो डांडिया तो वैसे भी नहीं होगा। अब यहाँ पे तो केवल बुंदेलखंड क्षेत्र की बात ही नहीं है, डांडिया तो यूपी का ही नहीं है। बाकी बढ़ैया है, राई को मैंने बताया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बढ़ैया जो नृत्य है ये संतान के जन्म पर होता है, ये संतान जन्म पर होता है जो बढ़ैया नृत्य है। जो रवाला है यहाँ पर मतलब ये इसमें क्या किया जाता है, जैसे रूप रखा जाता है ना, विभिन्न पात्रों को का रूप रखकर मनोरंजन यहाँ पर किया जाता है। रूप रखकर इसमें मनोरंजन किया जाता है, कोई पात्र है उसका रूप रख लेंगे। तो बढ़ैया ये संतान जन्म मांगलिक अवसर पर। और जो राई है ये मयूर नृत्य होता है, ये मयूर नृत्य होता है। राई जो है ये मयूर नृत्य होता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये फीमेल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा बी वाला। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का है? धोबिया, राई, सायरा। सायरा को सायरा लिख के भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब किसान फसल काटते हैं तो फसल काटने के समय, फसल काटने पर कहाँ पर किया जाता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ये भी, ठीक है। धोबिया ये पूर्वांचल में किया जाता है, ये कहाँ पर? पूर्वांचल में किया जाता है। राई, राई ये भी बुंदेलखंड, अभी मैंने आपको बताया है, ये भी बुंदेलखंड में किया जाता है। तो ये सब हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है ना, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है। ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? कार्तिक मास में कृष्ण और गोपियों का रूप धारण किया जाता है। कृष्ण और गोपी ये बनकर इसमें कार्तिक महीने में ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कृष्ण और गोपियों का रूप धारण किया जाता है और ये धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करना और धार्मिक, कहीं ना कहीं देखिए कई बार चीजें होती है ना कि समाज में धर्म के बारे में कैसे जानकारी दी जाए, तो ये एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु से है। ओडिसी का ये ओडिशा से है और जो कथक है ये उत्तर प्रदेश से। नवाबों और मंदिरों दोनों का संरक्षण इनको मिला, नवाब भी इसको संरक्षित कर रहे थे और मंदिरों में भी इसका संरक्षण हो रहा था, ठीक है। तो ये शैली विकसित हुई, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो ये वही प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, ये कथक हो जाएगा। बाकी सब आप जान ही रहे हैं, वही क्वेश्चन बस केवल रूप परिवर्तित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा, कजरी। तो ढोला मारू की अगर हम बात करें, बिरहा और कजरी, रसिया तो आप जान ही रहे हैं, बिरहा पूर्वांचल का हो जाएगा, कजरी आपका वर्षा ऋतु में मिर्जापुर वाराणसी में, और रसिया ये ब्रज क्षेत्र में सिंगार प्रधान है। यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, ये सिंगार प्रधान है। कजरी ये वर्षा ऋतु में, इसकी खासियत है वर्षा ऋतु, ये बहुत ऊर्जावान लोक गायन होता है। ये जो ढोला मारू है, ढोला मारू का जो संबंध है वो राजस्थान से है। तो यही सही आंसर हो जाएगा कि कौन यूपी से संबंधित नहीं है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो अब देखिए राजस्थान से अगर संबद्ध है तो ये कहाँ पर इसका असर पड़ेगा? तो ये देखिए, अब जब लोकप्रियता की बात करेंगे तो बॉर्डर के जिलों पे इनका असर पड़ता है। जैसे बिहार से लगे हुए क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है,
लेकिन भोजपुरी ब्रज में थोड़ी ना बोली जाएगी। तो ऐसे ही आगरा मेरठ में आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश की पश्चिम में इसका प्रभाव आपको मिलेगा, पश्चिमी अंचलों में मिलेगा। आगरा मेरठ के ग्रामीण अंचलों में आज भी इसको आप देख सकते हैं। कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कौन सा मेला? कांपिल्य मेला। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से या बौद्ध धर्म से? किससे संबंधित है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्रुखाबाद। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाइएगा, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक कोर्स मिलेगा, पढ़ भी लीजिए, नोट्स भी आपको क्लास का मिल जाएगा और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सवाल भी ये सारे मिल जाएंगे। जितना कुछ है सब अपडेट मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में ये कंपिल्य स्थान पड़ता है, कंपिल्य ये स्थान पड़ता है। और ये जो जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर हैं, 13वें तीर्थंकर ये विमलनाथ, भगवान विमलनाथ। तो विमलनाथ की ये जन्मस्थली मानी जाती है, मतलब उनके जन्मस्थली। तो ये जैन धर्म से संबंधित है और ये पांचाल महाजनपद का की राजधानी हुआ करती थी। इसका संबंध किससे है? पांचाल महाजनपद। हमारे यहाँ 16 महाजनपद, उनमें से 8 जो है, अगर ये महाजनपद की बात की जाए तो 8 महाजनपद ये कहाँ? ये यूपी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी राजधानी। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, तो ये दोनों का कौन सा है? देवी पाटन का इससे कोई मतलब नहीं है, कौशाम्बी जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों धर्म। अब देखिए है क्या, अगर इसकी बात करें तो अगर आप यहाँ पे जैन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 6th तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, इनका नाम था पद्म प्रभु। पद्म प्रभु, इनका जन्म हुआ था। 6 तीर्थंकर थे ये जैन धर्म। और भगवान बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने यहाँ पर प्रवास किया था और शिष्यों को उपदेश दिए थे, है ना। बुद्ध ने यहाँ पर बहुत बार प्रवास किया था, शिष्यों को उपदेश दिए थे, ठीक है। और ये अगर उससे बात करें तो वत्स जो महाजनपद था, महाजनपद, तो वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये दोनों से संबंधित है कौन? कौशाम्बी। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, है ना। अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं चुनारगढ़ में। ये हाँ, अनूप वेदिका, ये सवाल राजा भृतृहरि से ये रिलेटेड है। इससे चुनारगढ़, बस ये ध्यान रखिएगा, पनूरगढ़ है जिनकी, तो ये भृतृहरि से ये रिलेटेड है, राजा भृतृहरि से रिलेटेड है। भृतृहरि का जो संबंध है ये उज्जैन के राजा और एक महान संस्कृत कवि, उज्जैन के ये राजा, किंग ऑफ उज्जैन, कवि, और कवि के साथ साथ इनको आप कह सकते हैं नीति शास्त्री थे। ये कवि थे और नीति शास्त्री थे, है ना। और ये गंगा नदी के किनारे है चुनारगढ़, ये किला गंगा नदी के किनारे। बस इतना इंफॉर्मेशन। ये अनूप वेदिका क्यों लिख रहा है? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ नाथ संप्रदाय के गुरुओं और संतों का विशेष प्रभाव हमेशा देखा गया है। यहीं पर भृतृहरि ने साधना की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे भी सवाल पूछा जाए, जो भृतृहरि है इनको उज्जैन से रिलेट करके, भृतृहरि जी को संस्कृत के ये कवि थे, ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत के कवि थे, संस्कृत के, और नीति शास्त्री थे। तो बस ये याद रखिएगा, उज्जैन के राजा। अगला जो प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया, सैयद आगा हसन अमानत, नवाब वाजिद अली साहब, बाबू गोपाल चंद एलियस गिरधर, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनको हटा दीजिए। ये नवाब वाजिद अली शाह, है ना। ये किस्सा राधा कन्हैया ये नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। नाटक लिखकर इन्होंने रंगमंच की नींव रखी थी। इस नाटक से रंगमंच की इन्होंने नींव रखी थी। ठुमरी गायकी को इन्होंने क्या किया था? ठुमरी गायकी को प्रसिद्ध बनाया था। इसको स्थापित करने का श्रेय, लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है।
और वाजिद अली स्वयं को क्या कहते थे? अख्तर पिया। अख्तर पिया, स्वयं को अख्तर पिया कहते थे। इसी के नाम से ये बंदिशें करते थे, इसी के नाम से ये कविताएं लिखते थे, अख्तर पिया के नाम से। संगीत, नृत्य और नाट्य कलाओं को बहुत प्रोत्साहित किया था इन्होंने। सूर्यकांत त्रिपाठी, रघुपति सहाय और वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय श्रीवास्तव। सुमेलित करना है ये उपनाम से, ठीक है ना। तो धनपत राय श्रीवास्तव ये मुंशी प्रेमचंद, फर्स्ट का यहाँ पे लिख देते हैं, डी का 1 ऐसे होता है ना। जो वैद्यनाथ मिश्र हैं ये नागार्जुन, ठीक है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी और रघुपति सहाय, रघुपति सहाय तो उनकी प्रसिद्ध उर्दू शायरी के लिए फिराक गोरखपुरी, ये वही है ना, फिराक गोरखपुरी। 3-4-2-1, 3-4-2-1 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको जानिएगा, ठीक है। उपन्यास सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। बहुत बड़े उर्दू शायर हैं रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, है ना, ऐसे नाम लग रहा है। मुस्लिम है फिराक गोरखपुरी और इनका नाम था रघुपति सहाय, ठीक है। छायावाद के स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वैद्यनाथ मिश्र प्रगतिशील कविता, प्रगतिशील जो लेखन है, ठीक है, उसको ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। एक आपने सुना तो जरूर होगा गीता प्रेस, और गीता प्रेस कहाँ पर है? ये आपका है गोरखपुर में, ठीक है। 1926 में गीता प्रेस की शुरुआत हुई थी और इसके प्रथम जो संपादक थे ये हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार। विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका अगर आपको पूछी जाए इंडिया की या विश्व स्तर पर, तो ये कल्याण मानी जाती है। मतलब विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिकाओं में से एक ये मानी जाती है, ठीक है। सनातन धर्म के नैतिक मूल्यों का प्रचार इस पत्रिका ने किया और ये गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर। यहीं से इसको प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को। मुंशी इंसा अल्लाह खां, बाबू देवकी नंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद, ये 4 नाम आपके सामने हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां ये काजर की कोठी, उदयभान चरित, कंकाल और ये हठी हमीर, ठीक है। तो उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उदयभान चरित ये 4, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी ये 3रा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये हठी हमीर के लेखक हैं, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद ये कंकाल। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा, 4-3-1-2। तो ये रहा आज का सेशन। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को धार दिया जाए, आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें और अच्छा आप कर पाएँ, तो हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके वहाँ पर आप, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बस अनाउंस ही हो जाएगा, बस आ ही जाएगा। तो वहाँ पर आप इसमें क्लासेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल सारगर्भित नोट्स और पुराने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लासेस में जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जल्दी ये वहाँ पर शुरू हो रहा है, आप जरूर इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक भी मैं पेस्ट करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा, जो यूट्यूब में पहली पोस्ट पिन रहेगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट देना मत भूलिएगा, आप कैसा फील करते हैं और ऐसी किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है ये भी ज़रूर बताइएगा। केवल कमेंट में तारीफ़ है नहीं, कमेंट में आप अपनी आवश्यकताएं भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।